नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले कई महीनों से, कह लीजिए पिछले एक साल से लगभग इस बात के ऊपर बहस चल रही है कि यार महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। इसका एक आफ्टर इफेक्ट हमें यह देखने को मिला कि जो हमारी करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है। हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत हद तक नीचे गिर गई थी और इसको यहां पे अरेस्ट करने के लिए सरकार ने दो स्टेप्स लिए। एक तो सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड के ऊपर उसको 5% से बढ़ा दिया है। दूसरा, तेल के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे जो एनर्जी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। अब ये जो स्टेप्स हैं ये कन्वेंशनल से थोड़े अलग हैं। मैं बता दूं, इंडिया से एक्सपोर्ट करने पे आपको सरकार इंसेंटिव देती है जिसको आप बोलते हो ड्रॉबैक स्कीम, जिसको आप बोलते हो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। हालांकि अब MEIS स्कीम नहीं है, अब आ चुकी है RODTEP स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है रिफंड ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो जब आप कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपने तो देखा ही होगा सरकार का टारगेट होता है एक्सपोर्ट करने का। इस पिछले साल हम लोगों ने $400 बिलियन से ज्यादा के एक्सपोर्ट किए, तो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो एक्सपोर्ट्स पे हम इंसेंटिव देते हैं एक्सपोर्टर्स को, पर यहां पे ऑयल पे लगाया जा रहा है टैक्स। क्योंकि जितना ज्यादा तेल का प्रोडक्ट इंडिया के बाहर चला जाएगा उतना ही ज्यादा हमको तेल को इंडिया की जरूरतों के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है। और जैसे ही तेल के एक्सपोर्ट्स बंद हुए, रिलायंस जैसी कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो 8% नीचे गिर गए। वो गिरेंगे ही गिरेंगे क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनीज रेडीमेड ऑयल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके बहुत पैसा कमाती। फिर जो गोल्ड के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी है दोस्तों, इसको 5% से बढ़ा दिया गया। ये जो पर्टिकुलर आप कह लो ये परसेंटेज इंक्रीज है, इसको मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। पहले जो गोल्ड के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, BCD थी, वो थी आपकी 7.5%। अब इसको कर दिया गया यहां पे 12.5%। तो ओवरऑल लोग बोल रहे हैं कि भाई यहां 5% का इंक्रीमेंट हुआ है BCD में। लेकिन मैं आपको थोड़े बेसिक समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली में जो गोल्ड के इंपोर्टर्स हैं कितना ड्यूटी भरते हैं। यहां पे दो और चीजें निकल के आएंगी। एक है 2.5% का एग्रीकल्चरल सेस, और एक है 0.75% का सोशल वेलफेयर चार्ज। और आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चरल सेस होता है और सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, दिस इज टैक्स ऑन टैक्स। ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए कि बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% है, तो इस 7.5% का 2.5% और 0.75%, तो 2.5% और 0.75% को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, लगभग 3.25%। इस 3.25% को बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5 के साथ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10%, 55%। तो सब बोल रहे थे कि भाई गोल्ड की इंपोर्ट के ऊपर 10.75% की ड्यूटी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो 7.5% आपको दिख रहा है ना, इसका 3.25%। तो 7.5% का 3.25% कितना हो जाएगा, लगभग 0.24375। और इस 0.24375 को जब आप 7.5 से जोड़ेंगे तब इफेक्टिव ड्यूटी कितनी निकल के आई, 7.74%। अब होता क्या है कि ये जो 7.74% निकल के आया है, मान लीजिए ₹1,000 का सोना इंपोर्ट हुआ, 7.5% उसके ऊपर बेसिक ड्यूटी थी, और इस 7.5% का जब हमने 3.25% कैलकुलेट किया तो आया 0.24375। इस 0.24375 को 7.5 से जोड़ा तो 7.74 हो गया। इस 1,000 का जब हम 7.74 कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में, तब कितना निकल के आएगा, 77.4। तो अगर हमने ₹1,000 का सोना इंपोर्ट किया है तो उसके ऊपर हमने 77.4 रुपए की BCD प्लस एग्रीकल्चर सेस प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज भरा है। लेकिन कहानी टैक्स की अभी खत्म नहीं हुई है। गोल्ड के इंपोर्ट के ऊपर लगता है 3% GST। और ये 3% GST पता है किसके ऊपर लगेगा, सिर्फ 77.4 के ऊपर नहीं लगेगा, 1,000 प्लस 77.4 के ऊपर लगेगा। मतलब 1,077.4 का 3%। ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा लगभग 32.322। ठीक है, तो 1,077.4 का 3% कितना निकल के आया, 32.322। इस 32.322 में आप कितना जोड़ दीजिए, 77.4, जो कि पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एग्रीकल्चर सेस प्लस सोशल वेलफेयर जोड़ के आ रहा था, तो ये हो जाएगा 109.722। तो एग्जैक्टली कितना यहां पे ₹1,000 के ऊपर हमने टोटल ड्यूटी भरी सरकार को, 109.722। ये ओवरऑल वो नंबर है जो इंपोर्टर्स को देना पड़ता है। हालांकि ये जो पर्टिकुलर GST है ना 3% का, ये रिफंड हो जाता है इंपोर्टर्स को।
किस हिसाब से रिफंड हो जाता है? तो देखिए, जो भी इंपोर्टर सोना इंपोर्ट कर रहा है सोने के बार के फॉर्म में, वो सोने के बार को ज्वेलरी में कन्वर्ट करेगा। जब वो ज्वेलरी कस्टमर खरीदेगा, तब कस्टमर उस ज्वेलरी के ऊपर जीएसटी भी पे करेगा। ठीक है। अब जब कस्टमर फाइनली जीएसटी पे करेगा, तो जीएसटी के मैकेनिज्म के अंदर फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी जीएसटी लगता है वो माफ कर दिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर जब फाइनली प्रोडक्ट को खरीद रहा होगा तो वहां पे जीएसटी देगा। तो जब इंपोर्टर ने गोल्ड का बार इंपोर्ट किया था और उस पे जो 3% जीएसटी पी की थी, वो 3% जीएसटी यहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखा के इंपोर्टर रिफंड ले लेगा सरकार से। और एक्चुअली में टोटल जीएसटी कौन बियर करेगा? वो कस्टमर जिसने फाइनली गोल्ड का रेडीमेड ज्वेलरी मार्केट में खरीदी है। तो जो टाटा ब्रांड है, मान लो सोना बाहर से इंपोर्ट करती है, वो जितना भी जीएसटी भरती है अपने इंपोर्ट के ऊपर, फाइनली जब वो गोल्ड प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगी तो कस्टमर जो जीएसटी भरेगा वही फाइनल जीएसटी मानी जाएगी। जो इंपोर्ट के समय पे जीएसटी भरी गई थी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके जीएसटी रिफंड ले लेगी तनिष्क नाम की कंपनी, जो कि टाटा का ब्रांड है। तो ये मैंने आपको बेसिकली एक ड्यूटी कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी यहां पे समझाई है। अगर आप बोर हो गए हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली में चीजें किस प्रकार से काम करती हैं। देखिए, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन क्यों घट रहा है, इसके बारे में मैं एडिटोरियल में बहुत बात करता हूं। अगर मैं इन्फ्लेशन समझाने बैठा ना, 1 घंटा यहां पे कम पड़ने वाला है। लेकिन आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं अभी इन्फ्लेशन बढ़ने के। पिछले 1 साल से इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट था उसको काफी कम रखा, लिक्विडिटी को मार्केट में बढ़ाने की कोशिश की। अब जब आप लिक्विडिटी को मार्केट में बढ़ाओगे, पैसे के फ्लो को मार्केट में बढ़ाओगे और उतनी डिमांड नहीं है, तो डेफिनेटली चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। पैसा बहुत ज्यादा है मार्केट में। जब पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में है और आपने जो सप्लाई साइड है वो इंप्रूव नहीं किया, तो सामान उतना मार्केट में नहीं है। तो सामान नॉर्मल है मार्केट में, पैसा आप बढ़ाए चले जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सामान की कीमत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। जो भी इकोनॉमिस्ट रहे हैं बड़े बड़े, वो पिछले 1 साल से सरकार को वार्निंग दे रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करिए, नहीं तो हाथ से चला जाएगा। अब वो कहीं ना कहीं हाथ से ज्यादा नजर आ रहा है। अब आप बोलोगे सर कौन सा टॉपिक कहां से जोड़ रहे हो, यहां तो रुपी के डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो, आप इन्फ्लेशन की बात करो। तो देखिए, रुपी का डेप्रिसिएशन इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ है। कौन पहले आता है, तो ये वही वाली बात हो जाएगी कि पहले अंडा या पहली मुर्गी। समझिए, जब लिक्विडिटी ज्यादा थी तो मार्केट में पैसों का अमाउंट ज्यादा था। अब ऑब्वियस सी बात है, रुपी का अमाउंट जरूरत से ज्यादा होगा तो रुपी की वैल्यू गिरेगी। जब किसी चीज का अमाउंट जरूरत से ज्यादा होता है उसकी वैल्यू गिरती है। यूएस डॉलर्स की बात कर लो। पहले जो फेडरल रिजर्व था यूएसए का, वो यूएस डॉलर्स बिल्कुल कम इंटरेस्ट रेट पे मार्केट में घुमा रहा था। तो बहुत सारा यूएस डॉलर्स यूएस की फेडरल रिजर्व से निकल के दुनिया भर के मार्केट्स में इन्वेस्ट हो गया, इंक्लूडिंग इंडिया। तो मार्केट में जो यूएस डॉलर की सप्लाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जो फेडरल रिजर्व है वो क्या कर रही है कि ये डॉलर मार्केट से वापस खींच रही है। तो इसके चलते देखिए तो कई लाखों करोड़ का जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट था वो हमारे देश से बाहर निकल गया, बाकी देशों से भी बाहर निकला है, ऐसा नहीं कि इंडिया से बाहर निकला है। तो जो डॉलर की क्वांटिटी थी मार्केट की वो कम हो रही है। अब रुपी की क्वांटिटी मार्केट में ज्यादा है, डॉलर की क्वांटिटी कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यूएसडी टू आईएनआर के कन्वर्जन में रुपी कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि पहले यूएस डॉलर की मार्केट में ज्यादा था, इंडियन रुपीज की मार्केट में ज्यादा था। अब यूएस डॉलर की वैल्यू, मतलब क्वांटिटी, वैल्यू नहीं, क्वांटिटी मार्केट में कम हो रही है। तो यूएस डॉलर की क्वांटिटी मार्केट में कम हो रही है, रुपी उतना ही है मार्केट में। तो उसके चलते रुपी का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू यूएसडी डेप्रिशिएट करेगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा, रुपी का डेप्रिशिएट करना हमेशा गड़बड़ नहीं है। चाइना तो कई बार अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है, लेकिन ये हम तब कह सकते हैं जब हम इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी ना हो। इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। जब हमारे पैसे की वैल्यू घटेगी तो डेफिनेटली हम एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। और हम इंपोर्ट पे कितनी चीजों पे डिपेंडेंट है? तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सोना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट है भाई। तो हम करेंसी का डेप्रीशिएशन एक लिमिट से ज्यादा नहीं झेल सकते। चाइना आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता था, क्योंकि चाइना इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है। वो सब कुछ बना के दुनिया को दे रहा है, अपने पास कम मंगवा रहा है। लेकिन हम तो इंपोर्ट डिपेंडेंट है ना, हम तो सब बाहर से खरीद रहे हैं। तो सोना एक बड़ी क्वांटिटी में बाहर से खरीद रहे हैं, तेल एक बड़ी क्वांटिटी में बाहर से खरीद रहे हैं, तो सोने के ऊपर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी।
अब सरकार ने सोने के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई है, क्योंकि सोने की इंडस्ट्री को फंक्शनल भी रखना है इंडिया के अंदर। सोने की इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। बड़ी बड़ी जो गोल्ड और ज्वेलरी की चेन है, वहां पे हजारों लाखों की तादाद में लोग नौकरियां करते हैं। तो एकदम से गोल्ड के ऊपर अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे तो एक पूरा का पूरा सेक्टर स्ट्रेस में आ सकता है। पूरी की पूरी ज्वेलरी जेम्स इंडस्ट्री स्ट्रेस में आ सकती है। रुपी के डेप्रिसिएशन की बात करें तो 79.12 के लगभग पे रुपी पहुंच गया था। वैसे देखा जाए तो कुछ महीने पहले चले जाइए तो 74-75 रुपए के आसपास चल रहा था एक डॉलर। यहाँ पे आपको कुछ ट्रेंड्स भी नजर आ रहे हैं। 78 पहुंचा, एकदम से 79 पहुंच गया। जैसे 79 का मार्क क्रॉस हुआ, वैसे कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी टेंशन हो गई। आगे आने वाले समय में देखिएगा कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सरकार रेपो रेट और बढ़ाएगी। अब मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। क्योंकि देखिए, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी उतना ही इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो घटेगी। तो फिर सिंपल बात है, अगर आपके मार्केट में चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अगर आपके मार्केट में चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले टर्की में एक क्राइसिस आई थी। तुर्की बोलते हैं कुछ लोग उसको, ठीक है ना, वैसे मैं टर्की बोल रहा हूं। तो टर्की में एक क्राइसिस आई, इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब उनकी जो करेंसी थी बहुत डेप्रिशिएट हो गई। ओके। तो ओवरऑल लोगों ने डॉलर्स यूरो में पेमेंट, जब मैं टर्की गया था तो वहां पे डॉलर यूरो इन सब चीजों में पेमेंट लेते थे, लेकिन टर्किश लीरा में भी पेमेंट लेते थे। लेकिन टर्किश लीरा में बहुत से लोग वहां पे पेमेंट लेना बंद कर देते, वो यूरो डॉलर में पेमेंट ले रहे थे, क्योंकि उनकी खुद की करेंसी बहुत गिर रही थी। तो हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी मतलब एक पर्टिकुलर ब्रेड को खरीदने के लिए पहले 10 रुपए लग रहे थे, 15 रुपए लग रहे हैं, मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। अब पूरी दुनिया में गिर रही हो तो बात अलग है, हर करेंसी की वैल्यू। केवल आपकी करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपकी करेंसी के अंदर देश के लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, इंटरनेशनल प्लेयर से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सी चीजें स्पेकुलेशन पे चलती हैं, और स्पेकुलेशन बहुत गंदी चीज है, समझ गए ना। तो इन्फ्लेशन के साथ ये जो करेंसी का डेप्रिसिएशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सरकार को प्ले में लाना पड़ेगा। अगर करेंसी के डेप्रिसिएशन को रोकना है तो इन्फ्लेशन को रोकना पड़ेगा। प्लस हमें थोड़े इंपोर्ट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इंपोर्ट पे हम क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, तो इंपोर्ट और महंगे हो जाएंगे। इंपोर्ट हम तब भी करते रहेंगे तो हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ेगी, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगी, पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बिगड़ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत हद तक इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत कुछ है यहाँ पे बताने को। इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में आप बहुत बात करना चाहते हो तो रमेश सिंह की वीडियोस देखिए, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स वीडियोस देखिए, डेली की बेसिस पे जो मैं करंट अफेयर्स और एडिटोरियल बनाता हूँ उनको देखिए, इसमें आपको बहुत चीजें जानने को मिलती हैं। आई होप ये जो गोल्ड का इंपोर्ट है, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी किस प्रकार से कैलकुलेट होती है, इन्फ्लेशन के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको मिला होगा। अब इस प्रकार की वीडियोस में दिमाग बहुत लगता है, और ज्यादातर लोग जो वीडियोस देखते हैं मेरी, वो चाहते हैं कि कम दिमाग में अच्छी और सेंसिटिव न्यूज मिल जाए और नॉलेज भी हो जाए। तो देखिए, जब कोर नॉलेज की बात आती है ना, तब थोड़े ट्रिकी टॉपिक्स आ जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे समझाया। आई होप आपको समझ में आया हो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।